नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों जीके जीएस बोल सकते हैं। इसका 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बात करने वाले। 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि सभी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर लिए हैं जो कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं भारत में सभी में लगभग एक प्रश्न आते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे साथ वीडियो में पूरा ज़रूर बने रहेगा ताकि आपको बाकी जितने भी प्रश्न हैं अर्थात जो 50 प्रश्न हैं उनका लाभ आपको मिल सके। तो बिना देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, बार बार पूछा गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। 4 ऑप्शन हमको दिया है और जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। तो ये क्या थे दोस्तों, भारत के पहला वायसराय थे, फिर ये बोल सकते हैं भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। अब इनके बारे में बात करें दोस्तों तो इनका जो कार्यकाल था वो 1856 से 1858 तक था। ठीक है, इसको याद रखिएगा कब से कब तक, तो 1856 से 1858 तक था। और इन्हीं के कार्यकाल में, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में क्या हुआ था, तो 1857 का विद्रोह हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह दोस्तों 1857 का जो विद्रोह है। और भारतीय दंड संहिता 1858 एवं सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1859 भी इनके कार्यकाल में बनाई गई। इतना जो बोला हूँ दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। तो किन्होंने निकाला था दोस्तों इनको बाहर भारत से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किनको बाहर निकाला था, तो यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान। ठीक है, क्या बोल, सुल्तान रजिया बेगम बोल सकते हैं, फिर रजिया सुल्तान ये बोल सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, या फिर ये अच्छे से पढ़ते हैं प्रश्न जो दिया उसके अकॉर्डिंग। सुल्तान रजिया बेगम किसकी बेटी थी। ठीक है, तो किनकी बेटी थी दोस्तों, 4 ऑप्शन हमको यहाँ दिया है और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, किनकी, तो इल्तुतमिश की है क्या थी, बेटी थी। कौन, तो सुल्तान रजिया बेगम, इसको याद रखिएगा। तो सुल्तान रजिया बेगम इल्तुतमिश की पुत्री थी। इन्होंने वर्ष 1236 से 1240 तक, कब तक दिल्ली पर शासन किया, अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा 1236 से 1240 तक दिल्ली पर इन्होंने शासन किया है। यह मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी। इसको भी याद रखिएगा, कहाँ कहाँ की, तो मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया बेगम। अगला है दोस्तों, तो इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद, ठीक है, जो उसके पिता थे वो क्या किए थे, अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की। तो किन्होंने की थी दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, लाला हरदयाल ने। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या है यहाँ सही हो जाएगा। तो गदर पार्टी की जो स्थापना की थी दोस्तों 25 जून 1913 को की गई थी। इसको याद रखिएगा। और कहाँ की गई थी, तो अमेरिका में की गई थी इसकी स्थापना। और इसके जो सदस्य थे दोस्तों कौन कौन थे, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा एवं लाला हरदयाल। ठीक है, तो ये क्या थी, इनके पार्टी के सदस्य थे। और इनके जो अध्यक्ष के बारे में हम तो जान गए, या फिर ये बोल सकते हैं इनकी जो स्थापना किन्होंने की थी, तो लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ की थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन हमको यहाँ दिया गया दोस्तों, और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात साबरमती आश्रम से की थी। क्या की थी दोस्तों, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ यहीं से की थी। कौन से सन में, याद रखिएगा 1930 में। ठीक है, कब है, तो 1930 है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था। तो कौन सा था दोस्तों, ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा, लोथल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है। क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, सितार एवं तबला के आविष्कारक के बारे में है। तो किनको माना जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अमीर खुसरो को इसका आविष्कारक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखीय द्वीप है। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात बैरन एवं नारकोंडम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। ठीक है, नहीं गुजरती बोला गया है,
तो 4 ऑप्शन हमको दिया गया दोस्तों, हमको बताना है इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा उड़ीसा। अब उसके बाद दोस्तों जो त्रिपुरा है, झारखंड और मिजोरम है, तीनों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और इसके साथ अगर बोले दोस्तों तो भारत में टोटल 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? 4 ऑप्शन हमको दिख रहा है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा है इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन है तिब्बत का पठार। ठीक है, तो ये क्या सबसे ऊंचा पठार है विश्व का, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है चंद्र ग्रहण का कारण है। अच्छे से देखिए दोस्तों, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अपने से कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या हो सकता है इसका आंसर। आपको दिख रहा है 4 ऑप्शन, पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर इसका आंसर बताइए कि चंद्र ग्रहण का कारण क्या है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो क्या है? ऑप्शन सी हमारे इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें दिया है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। तो यह क्या है दोस्तों? चंद्र ग्रहण का कारण है। क्या क्या बोला गया है? तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर इसके बारे में कुछ अगर और जाने तो चंद्र ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रछाया में आ जाती है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीध में अवस्थित हो, तभी यह घटना होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों SEBI का पूरा रूप है। तो कौन सा रूप है दोस्तों? SEBI का पूर्ण रूप हमसे यहाँ पर पूछा गया है, और जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब इसके बारे में अगर देखें दोस्तों तो इसकी जो स्थापना है वो सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 में हुई। इसको याद रखिएगा। ठीक है, डेट कब है? तो 12 अप्रैल 1992, इसको याद रखिएगा। और सेबी का जो मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है, इसी को सेबी के नाम से जाना जाता है। तो SEBI है ना, उसी को, और इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं जो कि ऑप्शन आपको डी में दिया है। अगला प्रश्न है भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न देखते हैं नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो कौन है दोस्तों इसका जो अध्यक्ष अर्थात नीति आयोग का? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? किसका वर्णन पूछा गया? तो मूल कर्तव्यों का पूछा गया है ना, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 क में यह अनुच्छेद में क्या है इसका वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मूल अधिकारियों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया गया है, और जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन है, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो कि 1967 का दिया है। ये हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल के द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो इसके बारे में कुछ जाने दोस्तों, तो संविधान के भाग 6, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा भाग है? भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि संविधान के कौन से भाग में राज्य शासन के लिए प्रावधान है, तो याद रखिएगा भाग 6 में है, जिसमें राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, वह मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है। ठीक है, वो क्या करते हैं? तो किनके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो किस में है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात अनुच्छेद 1 में यह स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ठीक है, तो कितने वर्ष तक उनकी सेवा होती है दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है, और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 65 वर्ष तक। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हितोपदेश की रचना किसने की थी? तो किन्होंने की थी दोस्तों? इसकी जो रचना है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात नारायण पंडित ने की थी इसकी रचना, जिसका नाम क्या है? तो हितोपदेश है। ठीक है, इसके बारे में देखें दोस्तों, तो हितोपदेश की रचना नारायण पंडित ने की है। इसकी भाषा संस्कृत एवं इसमें भारतीय
जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं हैं, इसको याद रखिएगा। तो कौन सी भाषा इसमें? संस्कृत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो कौन से काल में चलाए गए दोस्तों सर्वाधिक सोने के सिक्के? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, गुप्त काल में चलाए गए। तो इसके बारे में जाने दोस्तों, तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा जो दिनार कहा जाता था, ठीक, उसको क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था, याद रखिएगा। तो गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के सोने के बनाए जाते थे। गुप्त काल में सर्वप्रथम सिक्कों का चलन भी चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक, इतना फैक्ट आप याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो किन्होंने लगवाई थी दोस्तों न्याय की जो जंजीर है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने। ठीक है, किन्होंने? तो जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? तो चार ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं चारों ऑप्शन, और जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बाण। तो ये कौन थे? तो हर्षवर्धन के राजकवि थे, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? तो कौन सा है दोस्तों आपको बताना है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया है, और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर में। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, लाहौर में। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न दिया है, 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। तो सही क्रम बताना दोस्तों कौन कौन से स्थान पर हुआ था, और जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात पहले चौथा देख सकते हैं बैरकपुर है, फिर उसके बाद मेरठ है, फिर दिल्ली है, फिर झांसी। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की है? तो किनकी है दोस्तों यह जितनी भी रचनाएं हैं? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात तुलसीदास की। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। किनकी रचनाएं हैं? तो तुलसीदास की यह रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद मत का प्रवर्तक किसने किया था? ठीक है, तो किन्होंने किया था दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य ने किया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? चार ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाना चारागाह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों सवाना का चारागाह? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है सवाना चारागाह। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? ठीक है, तो किन को जोड़ती है दोस्तों स्वेज नहर? यहाँ पर हमको चार ऑप्शन दिया गया है, और जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। कौन जोड़ती है? तो स्वेज नहर। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए है जयपुर में स्थित है, ऑप्शन बी दिया है नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी है नागपुर में, और ऑप्शन डी है हैदराबाद में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अर्थात यह जयपुर में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी, तो किससे संबंधित है दोस्तों? ये हमसे पूछा गया है ना, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात कर सुधारों से यह संबंधित थी। कर अर्थात टैक्स। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, तो कर सुधारों से यह संबंधित थी विजय केलकर समिति की जो रिपोर्ट थी वह। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है, तो क्या है दोस्तों इसका आशय? ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन जो हमको दिया है, और जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो कितनी बार निर्वाचित हो सकता है दोस्तों? चार ऑप्शन हमको दिया गया है, और जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है, अर्थात तो कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है उसके लिए। अब इसके बारे में देखें दोस्तों, तो भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन पर कोई सीमा अधिरोपित नहीं की गई है, बल्कि पुनर्निर्वाचन का प्रावधान भी दिया गया है, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ सही हो जाएगा, कोई सीमा नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम
2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो कहाँ से किया गया था दोस्तों? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, नागौर राजस्थान से किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ से किया गया था, तो नागौर राजस्थान से यह किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक, इससे पहले हम लोग देखे हैं मुख्यमंत्री की, लेकिन यहाँ पर क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये प्रश्न बना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार, ठीक है दोस्तों, क्या है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधित के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो किसके द्वारा हटा दिया गया है? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात 44वें संविधान संशोधन के तहत तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, तो किससे संबंध है दोस्तों? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का, तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, शपथ ग्रहण से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो शपथ ग्रहण से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है, डीएनए का प्रमुख कार्य है, तो क्या है दोस्तों? डीएनए का जो प्रमुख कार्य है वह क्या है? तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। ये क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी में दिया है और यही हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, अर्थात डीएनए का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? तो अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, तो क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों उसके चश्मे में? तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। और इसके बारे में दोस्तों अगर आप लोग देखें थोड़ा सा, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक है, क्या है? तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसको याद रखिएगा, मतलब उल्टा है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, और दूर दृष्टि दोष है तो नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी। जिसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अर्थात निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तथा दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों बातों को आप लोग याद रखिएगा। डायनेमो क्या करता है? ठीक है, डायनेमो क्या करता है तो इसके बारे में है दोस्तों, डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है, तो किस रूप से किस रूप में करता है, तो ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, और जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं क्या दिया है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो कि ऑप्शन बी दिख रहा होगा आपको, ये हमारा सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन बदलता है? तो डायनेमो बदलता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डिंड विश्वविद्यालय बना तो किस सन में बना है दोस्तों? ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, और इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कब बना है? तो 2001 में यह बना है। अगला प्रश्न है, नेटवर्कों का दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्या है दोस्तों? नेटवर्कों पर दस्तावेज के आदान प्रदान के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या आवश्यक नहीं है? तो फ्लॉपी आवश्यक नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, फ्लॉपी यहाँ पर आवश्यक नहीं है, ये बताया गया है। अगला प्रश्न है, साइबर क्राइम में निम्न में से क्या शामिल है? तो क्या शामिल है दोस्तों साइबर क्राइम में? कंप्यूटर नेटवर्क है, टेलीविज़न है, रेडियो है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या शामिल है दोस्तों साइबर में? तो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, कंप्यूटर और नेटवर्क इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? लगभग सभी को पता होगा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, जो कि ऑप्शन सी में हमको दिया। अगला प्रश्न है, द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों इसके लेखक? तो ऑप्शन है हमारे यहाँ सही हो जाएगा, सुरजीत एस भल्ला। ठीक है, अब इनके बारे में अगर जाने दोस्तों तो ये क्या थे? तो लेखक के साथ साथ ये क्या थे? तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे, इसको याद रखिएगा। अब इस बुक में किसके किसके बारे में दोस्तों वर्णन किया गया है? तो इसमें गरीबी के बारे में वर्णन किया गया है, भुखमरी विहीन राज्य की संकल्पना, ठीक है याद है, भुखमरी विहीन राज्य की संकल्पना व्यक्त की गई है इसी पुस्तक में, इसको याद रखिएगा। बुक का नाम याद रखिएगा और राइटर का नाम भी आप याद रखिएगा। और कौन से सन में है दोस्तों एक बार फिर बता देते हैं, 2002 में, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 21 जुलाई 2017 को केंद्र सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए निम्न में से कौन सी पेंशन योजना प्रारंभ की गई? तो कौन सी है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अर्थात क्या है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, थर्मामीटर की खोज किसने की थी? तो किन्होंने की है दोस्तों थर्मामीटर की खोज? 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया गया है, और जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलीलियो ने की है इसकी
खोज अब कब की थी अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 1593 ईस्वी में की गई थी इसकी खोज। अब इसके द्वारा क्या किया जाता है लगभग सभी को पता है, थर्मामीटर के द्वारा बॉडी का टेम्परेचर ज्ञात किया जाता है कि कितना उसका टेम्परेचर है बॉडी का। अगला प्रश्न है भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? भारतीय सर्वेक्षण विभाग, 4 ऑप्शन हमको दिया है और जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून में स्थित है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा, देहरादून में यह स्थित है। अगला प्रश्न है 9वें ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक है, शिखर सम्मेलन बोला गया है, तो 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2017 का आयोजन चीन के किस शहर में किया गया था? तो किस शहर में किया गया था दोस्तों? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, जियामेन। ठीक है दोस्तों, क्या है? जियामेन में किया गया था। और अब आपको एक प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कोरोना वायरस की शुरुआत किस राज्य या फिर किस शहर से हुई। तीनों में से आपको एक नाम बताना है। तो ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में उसका नाम कमेंट करना है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा 50 प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।